Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in वाक Academy YouTube channel. आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल से क्या ताल्लुक है. आज के इस लेक्चर में ज़्यादातर जो ये बातें मैं करूँगा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है. एंड पे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं कुछ अहम तरीन पॉइंट्स बिल्कुल जो कंसेप्चुअल है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा. तो ये हम आगाज़ करते हैं. स्टूडेंट, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. यहाँ काइनेटिक से मुराद काइनेटिक एनर्जी है, यानी यहाँ काइनेटिक जो है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. द एनर्जी ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन. अब ये ध्यान में रखना है कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ये डिफरेंट टाइप्स की होती है. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी. जिस किस्म की मोशन होगी पार्टिकल की वैसे ही काइनेटिक एनर्जी उसको हम असाइन करते हैं. टेम्परेचर वो तो आप जानते हैं. इंटरप्रेट कहते हैं एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन. अगर मैं उर्दू में कहूँ ना तो इंटरप्रेट कहते हैं तशरीह करना, तशरीह, वजाहत, एक्सप्लेनेशन. स्टूडेंट, केएमटी के मुताबिक मैं कुछ बातें ना अकॉर्डिंग टू केएमटी ऑफ गैसेस मैं वो तमाम बातें बोल देता हूँ. केएमटी ऑफ गैसेस क्या कहते हैं? ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. केएमटी ऑफ गैसेस कहती है कि दीज मॉलिक्यूल्स मूव्स रैंडमली, यानी पहले तो आपने ज़हन में बिठाना है रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. दूसरी बात, दीज मॉलिक्यूल्स नॉट ओनली कोलाइड विद ईच अदर, दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ये मॉलिक्यूल आपस में भी कोलाइड करते हैं या आपस में भी कोलाइड करते हैं. दे आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं. यानी दूसरी बात आ गई कोलाइजेंस. और आप जानते हैं ना द कोलाइजेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक. अब तीसरी जो बात है वो प्रेशर की है. प्रेशर, हम कहते हैं ना कि इस कंटेनर में गैस है और गैस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एग्जर्ट करती है. तो वो प्रेशर किसकी वजह से होता है? द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ये कंटेनर की वॉल है, ये कंटेनर की वॉल है, सपोज ये कंटेनर की वॉल है, ये मॉलिक्यूल जाके वॉल से कोलाइड करता है. द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर. ये मैंने कुछ बातें की, ये आपने पढ़ी है. असल में अगर आप हेडिंग को देखो, हेडिंग में वो बताना क्या चाहता है. हेडिंग हकीकत में केएमटी की पास्टुलेट में से एक पास्टुलेट है. और वो पास्टुलेट क्या है? वो पास्टुलेट ये है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये है, यही हेडिंग है, यही जो है ये केएमटी की एक पास्टुलेट है. और इसी बात को ही हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. यही, यानी मेरा जो कंक्लूजन है, जो आज का रिजल्ट है, वो ये रिलेशन है एवरेज काइनेटिक एनर्जी का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाली बात. स्टूडेंट, अब हम ना इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए निकलते हैं. पहले मैं बात वही करूंगा जो डेली आपसे कर रहे हूं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन. स्टूडेंट, ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है ना, ये है PV दैट इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार. अब इसमें ना आपको m का पता होना चाहिए. m mass of one molecule. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. mass of one molecule, m स्मॉल m, mass of one, एक मॉलिक्यूल का mass. and what is n is number of molecules. अच्छा, इट्स ओके. m mass of one molecule, n number of molecules. what is c² बार? ये c² बार क्या है? मीन स्क्वेयर वेलोसिटी. मीन
मीन को हम दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? एवरेज। मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। स्टूडेंट, मैंने आपको क्या रखा है कि वेलोसिटी को v से भी रिप्रेजेंट करते, वेलोसिटी को u से भी रिप्रेजेंट करते, वेलोसिटी को c से भी रिप्रेजेंट करते। मैं वेलोसिटी को आमतौर पर c से रिप्रेजेंट करता हूं। ये जो v है ना, इससे हम उस बॉडी की जो मैसिव बॉडी है, जो मैक्रो पार्टिकल है, जो लार्ज साइज बॉडी है, उसके लिए वेलोसिटी v से। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इनके लिए फिर हम u या c इसको वेलोसिटी के तौर पर सिंबल लेते हैं। स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया, दिस इज द काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन कह लो, काइनेटिक इक्वेशन कह लो, गैस इक्वेशन कह लो, लेकिन याद रखना है दिस इज नॉट द जनरल गैस इक्वेशन। द जनरल गैस इक्वेशन इज PV दैट इज इक्वल टू nRT। अब एक और बात, एक और अहम तरीन नुकता, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी associated with one molecule due to its translational motion is, यानी एक मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, हम उसे ना EK कहते हैं। EK दैट इज इक्वल टू हाफ mc² बार। ये आप आमतौर पे कहते हैं ना, आप आमतौर पे कहते हैं, मैं अगर कहूँ काइनेटिक एनर्जी क्या है तो आप कहेंगे जी हाफ mv²। ये आप कहते हैं। मैंने भी उसके पैरेलल ही बात की है ना, मैंने भी हाफ ही कहा है ना, तो आप भी हाफ कहते हैं। मैंने m लिया, आप भी m लेते। mass ऑफ वन मॉलिक्यूल, दिस इज mass ऑफ द बॉडी। हाँ, ये v² आपने लिया क्योंकि ये आप इक्वेशन जो है ये लार्ज साइज बॉडीज पे लगाते हैं। मैंने यहां पे c² लिया, मैंने ऊपर बार भी लिया। c वेलोसिटी, आपने भी वेलोसिटी का स्केल लिया, मैंने भी वेलोसिटी का स्केल लिया, लेकिन मैंने एवरेज मैंने मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिया। मीन का मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, उन सब की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती। तो फिर आपने अगर किसी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को लेना है ना, तो आपको फिर वो एवरेज या मीन वेलोसिटी लेनी पड़ेगी और फिर आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्टूडेंट, ये जितनी भी मैंने बात की ना, ये एक मॉलिक्यूल। आप एक काम तो करो, ये जो ऊपर वाला ये इक्वेशन थी काइनेटिक इक्वेशन, इसकी राइट हैंड साइड पे इतनी स्पेस तो क्रिएट करो, ये वाली चीज़ तो इधर प्रोड्यूस करो। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा इसको हम डील करने लगा हूँ। PV दैट इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। अच्छा, मैं ये जो साइड है इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 mnc² बार। अच्छा, क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों, ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं ना ये 2 को इधर, 3 को इधर ले जाता हूँ, 2 को इधर ले, ये बन जाएगा 2/3 1/2। मैं n को भी बाहर लाना चाहता हूँ, ये n भी बाहर आ गया। तो इधर क्या हुआ, 3 इधर, 2 इधर, ये आ गया, n भी बाहर आ गया। अब आपके पास ये बड़ा, यहाँ पे 2 हो गया, 1/2 mc² बार। यही है ना, ये वाला। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, चलें इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 1 से इसकी जगह पे यहां से EK की वैल्यू यहां पे पुट करें, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ये बन जाएगा PV दैट इज इक्वल टू 2/3n, और इस सारे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, EK। ये EK ये आपके पास आ गया। इसको जो मर्जी इक्वेशन 3 का नाम दे लो। ये मेरे पास अभी तक की जो मेरी फाइंडिंग है ना, वो ये सारी बातें हैं। असल अच्छा स्टूडेंट वो होता है, एक्सेलेंट लर्नर वो है जो हेडिंग की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। हम जानना क्या चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास प्रीवियस नॉलेज क्या है, हम उस नॉलेज का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन है, मुश्किल नहीं है। जो इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट है ना, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, वो तो इसको एंजॉय करता है। हाँ, ज़रा मुश्किल आती है तो वो स्टूडेंट जिसका बायोलॉजी
मैथ बैकग्राउंड नहीं, बायोलॉजी बैकग्राउंड है, उसके लिए इन चीज़ों को पिक करना, डाइजेस्ट करना कदरे मुश्किल है। बहरहाल अब आगे बढ़ो, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ये आपके पास इक्वेशन। अगर मैं कहूं कि 1 मोल के लिए क्या है, मैं यही अकोमोडेट करना चाहता हूं। अगर आप फॉर 1 मोल लें, फॉर 1 मोल, बेटा जी जब हम 1 मोल की बात करते हैं ना, 1 मोल की, तो हम कहते हैं जी n इजकल टू 1, और इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे Na। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को 1 मोल के लिए लूं तो फिर मैं n की जगह पे क्या लिख दूंगा, Na। एक तो मेरी गुफ्तगू ये हो गई। अब मैं ना आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं ना ये पीवी की जगह पे एक और फैक्टर लाना चाहता, और उसके लिए मैं जनरल गैस इक्वेशन की मदद लूंगा। मैं कहूंगा फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, और मैंने जनरल गैस इक्वेशन को लेना है फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। मैं 1 मोल की बात करूंगा, मैं n इजकल टू 1 की बात करूंगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा PV इजकल टू RT। अब आपका क्वेश्चन है ना कि सर जनरल गैस इक्वेशन तो होती है PV इजकल टू nRT, भैया nRT होता है ना। जब मैंने 1 मोल की बात की तो मैंने n की जगह पे क्या लिख दिया, 1। जब मैं n की जगह पे 1 लिखूंगा तो आपके पास ये आ गई। अब ना इसमें देखो, जहां पे PV लिखा है वहां पे RT पुट कर दे, तो ये आपके पास बन जाएगी, आपके पास आ जाएगा RT। मैं बाकी जो बीच में चीजें लिखनी ना वो खुद लिखिएगा। मैंने PV की जगह पे क्या पुट कर दिया, RT। तो अब PV की जगह पे क्या, RT 2/3 NaEK, ये आ गया। अब 2 बातें, मैं T को एक साइड पर रखना चाहता हूं, या मैं EK को साइड पर रखना चाहता हूं, तो इस बाकी सब चीजों की तरह ले आओ। अगर आप EK अब जेन में रखना है, मैं EK के बारे में बताता चलूं कि ये जो EK है, दिस इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। क्यों जी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मॉलिक्यूल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो कहलाएगी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैंने आपसे ऊपर कहा ना 3 किस्म की होती है। तो ये आपके पास आ गई। अब ना EK को इधर रखना है, तो आपके पास ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, और ये तो आपके पास ना ये बच जाएगा जी 3 ऊपर चला गया 3R, और 2 इधर नीचे आ गया 2, और Na भी नीचे आ गया Na और T। एक बहुत अहम पॉइंट मैं स्टूडेंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले तो ना मैं टेक्स्ट बुक की बात करता हूं। बुक क्या कहती है, बुक कहती है हमारी, बुक कहती है कि ये जो 3 है, 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, R तो है कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और Na दिस इज एवोगाड्रो नंबर, ये भी कांस्टेंट है, ये भी फिक्स वैल्यू है। यानी ये तमाम जो चीजें हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट है। अगर ये तमाम कांस्टेंट है ना तो इसको मैं कांस्टेंट लिखूंगा। अगर इसको मैं कांस्टेंट लिखता हूं तो फिर EK दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये मेरे पास बन जाएगा EK यहां पे कांस्टेंट आ गया था, तो चले मैं लिख देता हूं कांस्टेंट इनटू T, एंड दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट शुड बी केप्ट इन माइंड। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और अगर मैं इसको यूं भी लिखूं, मैं यूं भी लिख सकता हूं ना, EK दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यही चीज थी ना, यही है ना जो मैंने आपसे कही, जहां से हमने आगाज किया कि मैंने ये रिलेशन जो है इसको डिराइव करना है। तो एवरेज ट्रांसलेट, ये मैं गैस की बात कर रहा हूं, तो गैसेस के लिए EK एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट, नॉट इन डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट इन फ़ारेनहाइट, एब्सोल्यूट केल्विन टेम्परेचर। मैं एक और नुक्ता आपके सामने लाना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीटेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप ECAT या MCAT उसमें जो आपका वो स्टूडेंट क्या है, ये जो R है ना, R ओवर Na, R over Na, R is general gas constant, Na is Avogadro number, the ratio between general gas constant and Avogadro number, this one is a constant, and that is called Boltz's Boltz's
मेन कांस्टेंट। और हम इसको ना के से स्टार्ट करते, यानी मैंने क्या आपको समझाया, मैंने कह दी आर ओवर एन ए, ये ऊपर बात की, दिस इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना, आप आर की वैल्यू ले लो 8.3143 जॉल पर मोल पर केल्विन, एन की एवोगैड्रो 6.02, इस पर डिवाइड कर तो आपके पास आंसर आएगा, जो आंसर है वो आपके पास आएगा 1.38 क्रॉस 10 पावर -23 जाउल पर केल्विन। ये जो मैंने बातें बताई ना, ये वाली, ये आपने ज़हन में रखनी है, यानी आर ओवर एन ए, दिस वन इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये बोल्ट्जमैन का, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये अभी काम देना है मुझे, मैंने अभी इसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास वाला क्या बनता है, मेरे पास जो बना वो है कि ई के दैट्स इक्वल टू 3/2 के टी। और ये जो के है, इस के को मैं क्या कह रहा हूं, दिस के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, दोबारा आप इस पॉइंट की तरफ आए। ये पॉइंट क्या है, फॉर गैसेस और लिक्विड्स, यू कैन से कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर is directly proportional to average translational kinetic energy। ये है for gases or liquid। and for solids we can say that absolute temperature that is directly proportional to vibrational average vibrational kinetic energy। Why it is different from solid gases and liquids? Because in solid we only observe the vibrational motion of particles। वाइब्रेशनल मोशन होती है, तो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, और उसका एवरेज आपने लेना होता है। ये कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर करी थी। एक लफ्ज आ गया, आज दोबारा उसको डिस्कस करने की जरूरत पड़ गई, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो। यहां से एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन निकालो। मैं कहूंगा ई के प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जीरो कब होगा, यानी 0 केल्विन, दैट 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। इसका मतलब है एब्सोल्यूट जीरो तब टेम्परेचर होगा जब एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और वो कब होगी, जब मोलेकुलर मोशन सीज हो जाएगी। मैंने 3 बातों को यकजा कर दिया। जब मोलेकुलर मोशन सीज हो जाएगी, कौन सी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ये मेरी जो गुफ्तगू है ना, ये आप गैसेस के लिए संभाल के रखें। मुझे गैसेस को ही डिस्कस करने दो। अगर गैसेस की ट्रांसलेशनल मोशन सीज कर जाए, ट्रांसलेशनल मोशन, तो साफ ज़ाहिर है एवरेज ट्रांसलेशनल मोशन जीरो हो जाएगी, और उस केस में टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मैंने 3 बातें की। मैंने कहा गैसेस के केस में अगर ट्रांसलेशनल मोशन सीज कर जाए, स्टॉप, रुक जाए, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी एवरेज, ये ई के मैं कहता हूं, ई के को मैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहा हूं। तो ई के हो जाएगी जीरो। अगर ई के जीरो हो जाएगी तो टी भी जीरो हो जाएगा, और जब जीरो टी हो जाएगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। और मैं एक और बात कर रहा हूं, आप ना गैस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल मोशन को सीज नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। अगर पार्टिकल की ट्रांसलेशन मोशन सीज कर जाएगी ना, उस पार्टिकल का वजूद खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप किसी चीज का वजूद खत्म नहीं कर सकते। अगर वजूद खत्म नहीं कर सकते तो आप गैस पार्टिकल्स की, गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को सीज नहीं कर सकते। किसको, ट्रांसलेशन को। अगर सीज नहीं कर सकते तो आप प्रैक्टिकली
इस टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते। दिस इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, दिस इज अनअचीवेबल टेम्परेचर। आप इसको नहीं है अनअटेनेबल टेम्परेचर, दिस वन इज हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल, दिस इज अनअटेनेबल, and this is unattainable, this cannot be achieved practically। अच्छा, साइंटिस्ट ने कोशिश की है। अब एक बहुत अहम बात मैं बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम बात जो आपके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए नहीं होगी। अच्छा, साइंटिस्ट ने एफर्ट की है इस टेम्परेचर को अचीव करने की, यानी साइंटिस्ट ने एफर्ट की है गैस के मॉलिक्यूल की मोशन को स्लो करने की, स्लोएस्ट करने की। सीज नहीं कर पाए, स्लोएस्ट कर दी, और टेम्परेचर कितना प्रैक्टिकली 0 केल्विन अचीव नहीं हो सका, जीरो केल्विन अचीव नहीं हो सका, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन एब्सोल्यूट जीरो, इतना नहीं अचीव हो सका। तो कितना अचीव हो सका? 10 पावर -5 केल्विन तक अचीव हो चुका है। अब स्टूडेंट वाला क्या कहते हैं, जो इस मैथमेटिकल फिगर को सही नहीं समझ सकते, उनके ज़हन में बड़ा वो कहते हैं जी ये जो 10 पावर -5 केल्विन है ये तो जीरो से कम नहीं है। आंसर नो, ये जीरो से कम नहीं है, ये जीरो से बड़ी वैल्यू है। जीरो क्या है? जीरो है 0.0000000 लगाते जाओ, जितनी आपकी उम्र है लगाते जाओ जीरो, दैट इज जीरो। और 0.5 क्या है? ये है 0.00001 केल्विन। दिस वन इज 10 पावर -5, दिस इज 10 पावर -5। इट मीन्स 10 पावर -5 केल्विन इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। ये 0 केल्विन से बड़ी वैल्यू है, थोड़ी सी बड़ी है। साइंटिस्ट 0 केल्विन को अचीव नहीं कर सके, लेकिन 10 पावर -5 केल्विन तक वो टेम्परेचर को प्रैक्टिकली अचीव कर चुके हैं। एंड दिस 10 पावर -5 केल्विन इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0 केल्विन। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताई। अब बहुत अहम टॉपिक, इसी का हिस्सा, जिसको समझे बगैर, जिसको पढ़े बगैर आज की हमारी बात मुकम्मल ही नहीं हो सकी। आइए उस पर देखते हैं। स्टूडेंट, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब ये मैं बात समझाने लगा हूं, बड़ी पेचीदा बातें हैं, चीज़ों को मिक्स नहीं करना। मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें मिक्स ना होने दूं। देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैं आपको 3 तरह से समझाऊंगा, फार्मूलाज बताऊंगा। एवरेज का पहली बात, एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। फिर मैं आपको बताऊंगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स। फिर मैं आपको समझाऊंगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मॉलिक्यूल। ये ना फार्मूलाज, 3 फार्मूलाज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, पहली बात, 1 मोल गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? n मोल्स ऑफ गैस के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1 मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या? ये मैथमेटिकल वर्क है, मैं तो उसका ना जो आउटपुट है वो आपके सामने ला रहा हूं। अगर आप 1 मोल के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेंगे ना स्टूडेंट, वो होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, दैट इज 3/2 RT। ये है 1 मोल के लिए। और अगर आप n मोल्स के लिए लेना चाहते हैं तो आप क्या लो, n × 3/2 RT। तीसरी बात, अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेना चाहते हैं फॉर 1 मॉलिक्यूल तो फिर 3/2 kT। इसमें T टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, R क्या है? R इज द जनरल गैस कांस्टेंट। और आपने R की जो वैल्यू लेनी है, ये इसमें 2 बातें ज़हन में रखनी है। एक तो टेम्परेचर आपने केल्विन में लेना है, और आपको पता है अगर सेंटीग्रेड में हो तो 273 ऐड करें तो वो केल्विन में आ जाएगा।
और आपने आर की जो वैल्यू लेनी है ना, ये 8.3143 जाउल पर केल्विन पर मोल, ये वाली आपने लेनी, यानी सिस्टम इंटरनेशनल वाली लेनी। और तीसरी बात, ये जो के है ये अभी मैं आपको बता चुका हूं, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और के की वैल्यू ये मैंने आपके सामने लिखी भी 1.38 10 - 23। ये जो मैंने बातें लिखी है ना, ये तीन की तीन, ये आपको रट्टा लगे होनी चाहिए, अजबर होनी चाहिए, आनी चाहिए। मैं ना इनका आगे यूज, पहले मैं ये कुछ शॉर्ट फॉर्म में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस है, फिर मैं एमसीक्यू की तरफ आऊंगा, ताकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं आपको याद करवा सकूं। पहली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव हाईएस्ट एवरेज काइनेटिक एनर्जी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड? इनमें से किस गैस की 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा होगी, किसकी होगी? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? अच्छा जी, हम ना एवरेज काइनेटिक ये ले लें, यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 3/2 RT। स्टूडेंट जरा गौर तो करो, अगर आपने किसी भी गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेनी है, किसी भी गैस की, उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए। उसके लिए हमें तो सिर्फ एक चीज ही चाहिए ना, हमें तो सिर्फ टेम्परेचर चाहिए कि किस टेम्परेचर पर। टेम्परेचर आपने बता दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब 40 डिग्री को आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर दें, तो आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन आएगा। आर की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं ये। इसका मतलब है चाहे आप हाइड्रोजन लें, चाहे मीथेन लें, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड, सबके लिए इस टेम्परेचर पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ये जो मैंने आपको दिया ना कि आप इसको कैलकुलेट करके दें, तो आपका आंसर ये आएगा। कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेट कैसे करोगे? आप 3/2 आर की वैल्यू क्या लोगे? 8.3143 और इसमें 40 और 273 ऐड कर लो, तो आपके पास 3, ये 1 और ये 3, तो 313 ये आपके पास केल्विन में आ जाएगा। ये आपके पास जॉल पर, इसको सॉल्व कर लो, जो आपके पास आंसर आएगा वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। किस गैस की? भाई किसी की भी। इसका मतलब है एवरेज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये मैं सेंटेंस आपको याद करना चाहूं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, जो मर्जी गैस, हाँ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही। एक और पॉइंट, मैं चाहता हूं आप चीजों को मिक्स ना करें। वो पॉइंट क्या है? मैं ना वेलोसिटीज यानी स्पीड्स की बात करता हूं, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको ना 3 बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था ना, वो था, इसको मैं अंडर रूट 3RT/m। एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ा था अंडर रूट 8RT/πm। और मोस्ट प्रॉब्लम हमने पढ़ा था अंडर रूट 2RT/m। ये 3 जो है, ये 3 क्या है? ये वेलोसिटीज, ये स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये जो हमने पढ़ी, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी और बात है, स्पीड और वेलोसिटी और बात है। अगर आप इसमें देखोगे ना, इसमें ये नीचे फैक्टर कौन सा आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास का। इसका मतलब है अगर गैस की नेचर बदलेगी, डेफिनेटली मॉलिक्यूलर मास बदलेगा, और मॉलिक्यूलर मास बदलने की वजह से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका मतलब है अगर आप डिफरेंट गैसेस लेंगे, डिफरेंट टेम्परेचर पर, उन गैसेस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी, एवरेज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट गैसेस लेंगे, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। आप दो चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। किस को मिक्स नहीं करेंगे? आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी को और स्पीड या वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल को मिक्स नहीं करेंगे। ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये जो वेलोसिटीज हैं, एवरेज, रूट मीन या मोस्ट प्रोबेबल, दे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस।
वो गैस के नेचर पर। नेक्स्ट बोल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ अमोनिया एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पर 8 ग्राम अमोनिया कह रहा हूं, सॉरी मीथेन, 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वेरी सिंपल, मैंने भी आपको बताया कि अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी लें फॉर n मोल्स तो आपके पास ये आ गया, यानी आपके पास फार्मूला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू n, ये n लिखना है, n इंटू 3/2 RT। स्टूडेंट अब आपको ना वो अमाउंट ऑफ गैस दे रहा है, अमाउंट ऑफ गैस कितनी दे रहा है 8 ग्राम, n नंबर ऑफ मोल दैट इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब आप n की जगह पे लिख दो मैस ओवर मोलर मैस इंटू 3/2 RT। अब सिर्फ वैल्यूज आपने, मैस कितना दे रहा है वो 8 ग्राम, मीथेन का मोलर मैस कितना 16, देखो ना, कार्बन 12 प्लस ये हाइड्रोजन 4, ये 16, 3/2 R की वैल्यू मैंने कहा 8.3143 लेती है, 8.3143 यूनिट, और टेम्परेचर दैट मस्ट बी इन केल्विन। यू हैव 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 में 273 ऐड करेंगे तो यू विल हैव 100 डिग्री एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो द टेम्परेचर इज 300 डिग्री। अब इसको कैलकुलेट कर लें, जो आपके पास आंसर आएगा वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 ग्राम मीथेन की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, इनमें से किसी का एक मॉलिक्यूल ले लें, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला है एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, आप कहेंगे जी, आप कहेंगे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर आप वन मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3/2 kT। टी है टेम्परेचर। अच्छा, अब इसको यहां पे टेम्परेचर भी मेंशन करना चाहिए था। कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एट चले मैं 27 दोबारा ले लेता हूं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या चाहिए, हमें नेचर ऑफ गैस नहीं चाहिए, चाहे वो हीलियम का मॉलिक्यूल हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का हो, सल्फर डाइऑक्साइड का, जिस मर्जी गैस का एक मॉलिक्यूल हो, तमाम गैसेस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 3/2 K की वैल्यू क्या बताइए 1.38 क्रॉस 10⁻⁻23। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में, आपको किस में दिया गया सेंटीग्रेड में, इसमें क्या ऐड करो 273 ऐड करो, क्या हो जाएगा 300। लो जी, इनको आपस में आप सॉल्व कर लें तो जो आंसर आएगा दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी गैस ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट मैंने ये आपको एक प्रैक्टिस करवाने की कोशिश की, मैं आने आपको कुछ ये आपको आनी चाहिए, इनको रट्टा लगा लो। हाँ, इनकी डेरिवेशन है, मैंने ये नहीं कहता कि डेरिवेशन अगर मैं उनकी तरफ, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होती, लेकिन ऐसी चीजें शॉर्ट फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में, एंटी टेस्ट लेवल पे आपसे पूछी जा सकती है। हर रोज लेक्चर के एंड पे कुछ एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज के एमसीक्यूज इन सब को अगर आप पढ़ोगे तो इन सब से आपको एमसीक्यूज का आंसर मिलेगा। जरा देखो स्टूडेंट, पहला एमसीक्यू देखें, हीलियम एटम इज 2 times हैवियर देन अ हाइड्रोजन एटम। यस, एट 298 Kelvin द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज, ये A B C D आप चारों ऑप्शन देख सकते हैं। मैंने ऑप्शन के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाता हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या था 3/2 kT था ना। अब ये मोलर मैस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अभी ये लास्ट में यही बात समझे, इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी। एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली सी। द नेक्स्ट एमसीक्यू, एट व्हाट टेम्परेचर विल द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.3 moles of helium will be same as total kinetic energy of 0.4 mole of argon at 400 Kelvin। अब ये नंबर मोल्स ने दे दिए, इसका मतलब है अब आपको वो नंबर मोल्स वाली जो है ना इक्वेशन वो लगानी पड़ेगी, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास डी जो है ना ये आपका आंसर आएगा। स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द रेशियो ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आई मीन आर,
to the Avogadro's constant, I mean Na, represents another constant called, मैंने कई दफ़ा बोला, that is called Boltzmann constant, और मैंने उसकी वैल्यू भी आपको बताई है 1.38 × 10⁻23 joule per Kelvin. Student, we have another question. For 1 mole of a gas, the kinetic energy is given by, 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैंने आपको बताया तो है कि अगर आप 1 मोल के लिए लेना चाहते हैं तो दैट इज इक्वल टू 3/2 RT. स्टूडेंट, द लास्ट क्वेश्चन, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस. तो आपको फार्मूलाज तो मैंने बताए, अगर आप पर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो आता है 3/2 kT. अब 3 को 2 पर डिवाइड कर लो तो वो आएगा 1.5. योर आंसर इज डेल्टा डी. स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं. अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.